तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। दोस्तों, उस मालगाड़ी से सही सलामत बाहर आने के बाद मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो चुका है, पर मालगाड़ी के उस डिब्बे में मैंने जो देखा उस पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल बाहर से भले ही वो मालगाड़ी नजर आती हो, पर वो मालगाड़ी अंदर से किसी लंबे सुरंग की तरह है, जिसके एक और नीली रोशनी तो दूसरी तरफ सिर्फ स्याह अंधेरा है जो मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही थी। साथ ही उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मानो वहां पर बहुत सारे लोग हो। उनकी सांसों और धड़कनों की आवाज मैं साफ साफ सुन पा रहा था। अगर मैं उस मालगाड़ी से कूदने में जरा सी भी और देरी कर देता तो शायद मैं भी हमेशा के लिए उससे अंधेरा में गुम हो गया होता। खैर, जब मैं मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद जब वापस अपने ऑफिस में आया तो पता नहीं क्यों सूर्या मेरे को देखकर डर गया और बिना कुछ बोले ही वहां से वो चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सूर्या को अचानक क्या हो गया भला। खैर, उस रात की ड्यूटी खत्म करके जब मैं अपने रेलवे क्वार्टर पहुंचा तो मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था, मानो कोई बड़ा बोझ मेरे कंधे से हट गया हो। उस रात नींद भी बड़ी अच्छी आई। फिर जब सुबह में उठा तो तब भी सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। रविवार का दिन था, पर मुझे आज भी रेलवे स्टेशन जाना था क्योंकि मेरा सहायक हफ्ते भर के लिए छुट्टी पर था। फिर जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं चिंतामणि सर को अपने ऑफिस में देखकर एकदम से चौंक गया। इससे पहले मैं कुछ कहता कि चिंतामणि सर ने कहा, तुम्हारी किस्मत और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरे बाद एक तुम ही हो जो उस मालगाड़ी से सही सलामत बाहर आ गए, पर अभी तुम्हारा उस मालगाड़ी से पीछा नहीं छूटा है। चिंतामणि सर की बात सुनकर मेरा मन फिर से एक बार भारी हो गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद मैंने चिंतामणि सर को बीच में टोकते कहा, पर सर मुझे तो अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। फिर इस पर चिंतामणि सर ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, शायद तुम्हारा ध्यान रेलवे की पटरियों पर अभी तक गया ही नहीं है। अब चिंतामणि सर की ये बात सुनकर जब मैंने ऑफिस की खिड़की से रेलवे की पटरियों की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल रेलवे की पटरियां वहां से गायब हो गई थी। वहां का रेलवे ट्रैक नहीं था, मानो किसी ने रातों रात पूरे रेलवे ट्रैक को चुरा ले गया हो। मुझे तो ये देखकर कुछ देर के लिए अपनी आंखों पर भरोसा तलक नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने फौरन ऑफिस से बाहर आकर भी देखा, पर सच में ही पूरी रेलवे ट्रैक वहां से गायब हो चुकी थी। मेरे माथे पर अब परेशानी के पसीने के साथ बुरे वक्त की भी लकीरें लौट आई थी। वही प्लेटफार्म पर अपना सर पकड़कर मैं बैठ गया। तभी चिंतामणि सर ने मुझे आवाज देते हुए कहा, स्टेशन मास्टर साहब, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। अभी तो सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना है। चिंतामणि सर की ये बात सुनने के बाद मैं भारी मन से उठा और ऑफिस के अंदर आया और चिंतामणि सर से बोला, अब और क्या करना है सर आगे। इस पर चिंतामणि सर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब वो ट्रेन हर रात 1:30 बजे यहाँ पर आएगी और यहाँ 3 मिनट के लिए रुकेगी। इस 3 मिनट के दौरान वो मालगाड़ी तुम्हें ले जाने की कोशिश करेगी, पर तुम्हें मालगाड़ी के सबसे पहले डिब्बे में चढ़ना है, जहाँ से वो नीली रोशनी का द्वार सबसे करीब है। तुम्हें किसी तरह उस नीली रोशनी को पार करना है। उस नीली रोशनी को पार करते ही तुम कोरबा टनल में पहुंच जाओगे, जिससे तुम्हें बाहर आने में सिर्फ 3 दिन का समय लगेगा। उस टनल से बाहर आते ही तुम उस मुसीबत से हमेशा के लिए निकल जाओगे। पर ध्यान रहे, चाहे जो भी हो जाए, मालगाड़ी के सबसे पहली बोगी में ही चढ़ना है, नहीं तो वो आत्माएं तुम्हें उस नीली रोशनी के बजाय उससे अंदर की तरफ हमेशा के लिए खींच लेंगी। चिंतामणि सर की बात सुनकर मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बार बच पाऊंगा। किस्मत ने एक बार तो साथ दे दिया था और अगली बार साथ देगी या नहीं, ये सिर्फ उस वक्त को ही पता था जो अभी आने वाला था। कुछ देर के बाद चिंतामणि सर मुझे दिलासा देकर चले गए और मैं ऑफिस में चुपचाप बैठ गया। फिर जब शाम के 7 बजे तो मैंने नोटिस किया कि सूर्या काम पर नहीं आया है। कल रात भी वो बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। और फिर जब मैंने चितरंजन से पूछा, अरे चितरंजन, सूर्या को कुछ हुआ है क्या? इस पर चितरंजन ने मेरे हाथ में चाय की एक प्याली थमाते हुए कहा, मास्टर साहब, वैसे तो कुछ खास पता नहीं है, पर वो कल से ही किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं।
कल उन्होंने एक भी चाय नहीं पी मेरे यहाँ से और मैंने खुद जाकर उनसे पूछा तो मुझे डांटते बोले चुपचाप जाकर चाय बेच, मेरा दिमाग खराब मत कर। और फिर उसके बाद मैंने भी दोबारा नहीं टोका, पर उनके चेहरे को देखकर ये साफ था कि वो डरे हुए हैं। इतना बोलकर चित्तरंजन चाय वाला चुप हो गया और वहीं मैं सूर्या के बारे में सोचने लगा और ऐसे ही टाइम बीतता रहा। और जब रात के 1:30 बजे तो मुझे उसी मालगाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया जैसा कि चिंतामणि सर ने कहा था, पर मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सिर्फ किस्मत के भरोसे मौत के कुएं में भला आखिर कैसे कूद जाता। लिहाजा मैंने सोचा कि महज 3 मिनट की तो बात है, 3 मिनट के बाद तो ये मालगाड़ी अपने आप ही चली जाएगी। और ये सोचकर मैं ऑफिस के अंदर बैठा रहा। फिर कुछ ही देर में मालगाड़ी आकर प्लेटफार्म पर लग गई और मैं 3 मिनट बीतने का वेट करने लगा। तभी अचानक से मुझे बहुत सारे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। फिर जब मैंने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा तो मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। दरअसल उस मालगाड़ी से बहुत सारे लोग उतर रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारे किसी की तलाश कर रहे हों। उन सभी के बदन फफोले से भरे हुए थे, जिनसे कुछ पीला पीला बह रहा था। मैंने फौरन ही ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मेज के नीचे जाकर छुप गया। तभी ऑफिस के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी तो वो सारे दरवाजे को इतनी जोर से पीट रहे थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि दरवाजा कुछ देर में टूट जाएगा। अब मेरी जिंदगी सिर्फ भगवान और उस दरवाजे के रहम पर टिकी थी। मैं दांतों तले उंगली दबाए उस मेज के नीचे बैठा रहा। तभी सूर्या ने आवाज देते हुए कहा, सर दरवाजा खोलो। सूर्या की आवाज सुनते ही मुझे थोड़ा हौसला मिला और मैं मेज के नीचे से निकलकर बाहर आ गया। पर मुझे अभी भी डर था, इसलिए मैंने चुपके से खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो मैंने पाया कि अब स्टेशन पर कोई नहीं है, सिर्फ मालगाड़ी ही खड़ी है। मैं अभी बाहर देख ही रहा था कि सूर्या ने फिर से आवाज देते हुए कहा, अरे सर दरवाजा खोलो, मैं हूं सूर्या। फिर जाकर मैंने दरवाजा खोला। सूर्या को सामने देखकर मुझे राहत तो मिली, पर वो मालगाड़ी अभी भी वहीं थी, जिस वजह से मैंने सूर्या को अंदर आने को कहा। पर सूर्या अंदर आने की बजाय बोला, अरे सर अब डरने की बात नहीं है, चिंतामणि सर ने सब ठीक कर दिया है और उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। सूर्या की बात सुनते ही मैंने बोला, सच में चिंतामणि सर ने सब ठीक कर दिया? इस पर सूर्या बोला, हाँ सर, यकीन नहीं तो खुद चलकर पूछ लेना, सर आपका वेट कर रहे हैं। सूर्या के इतना बोलते ही मैं सूर्या के साथ चिंतामणि सर से मिलने चल पड़ा। ऑफिस से बाहर आने के बाद सूर्या मालगाड़ी की तरफ जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल ही रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया कि वो मुझे मालगाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ लेकर जा रहा है, जबकि चिंतामणि सर ने मालगाड़ी के सबसे पहले डिब्बे की तरफ जाने को कहा था। फिर सूर्या मुझे उल्टी तरफ क्यों लेकर जा रहा था। तभी मैं एहतियातन उसी वक्त रुक गया और मेरे रुकते ही सूर्या भी एकदम से रुक गया। और फिर जब वो पीछे पलटा तो उसके चेहरे पर भी ठीक वैसे ही फफोले थे। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये एक चाल है मुझे लेकर जाने की। मैं उसी वक्त वहां से भागा और मेरे भागते वो सारे अजीब लोग एक बार फिर मालगाड़ी से चीखते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ आने लगे। पर मैं मालगाड़ी के इंजन की तरफ दौड़ता रहा। मैं अभी अंधाधुंध भाग ही रहा था कि तभी मालगाड़ी खुल गई और बहुत तेजी से वहां से निकल गई। मालगाड़ी के जाते ही वहां एकदम खामोशी छा गई। मेरी सांसें भी अब उखड़ने लगी थी तो लिहाजन मैं भी रुक गया। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद जब मुझे लगा कि अभी के लिए खतरा टल गया है तो मैं वापस से स्टेशन की तरफ मुड़ा। और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने देखा कि सूर्या अभी भी वहीं स्टेशन पर मौजूद था। सूर्या पर नजर पड़ते ही मैं थोड़ा धीमा हो गया। इसी बीच सूर्या ने मुझे देखा तो वो वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद मैं अपने ऑफिस में आया और मैं चुपचाप बैठ गया। फिर कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद मैं ऑफिस से निकला और घर चला गया। फिर अगली सुबह वापस काम पर लौटा और धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और वहीं मैं इस विचार में खोया हुआ था कि आज रात वो 3 मिनट का कैसे सामना करना है। मुझे ये तो पता था ये खेल ज़्यादा लंबा तो नहीं चलने वाला। मुझे अपने डर का सामना करना ही पड़ेगा, जिसके लिए मुझे जल्द ही कुछ सोचना था। कल रात की घटना से मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि मालगाड़ी की पहली बोगी
स्टेशन के काफी बाहर जाकर लगती है, पर एग्जैक्टली कहाँ लगती है ये पता नहीं था और आज मुझे यही पता करना था। लिहाजा मैं रात के 1:30 बजे से पहले ही स्टेशन से बाहर निकल गया और अंदाजन मैं वहां खड़ा हो गया जहां मुझे लगा कि मालगाड़ी की पहली बोगी लगेगी। हालांकि अभी भी पटरियां वहां से गायब थी, जिस वजह से मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर पटरियां है भी या नहीं। फिर जैसे ही रात के 1:30 बजे तो मालगाड़ी हॉर्न देते हुए सरसराते हुए स्टेशन में दाखिल हुई। वहीं मेरी नजर मालगाड़ी के पहली बोगी को ढूंढने में लगी थी और जैसे ही मालगाड़ी मेरे आगे से निकली तो मैं भी एकदम से दौड़ पड़ा और फिर कुछ ही देर में मालगाड़ी रुक गई। पर मालगाड़ी की पहली बोगी मेरे से काफी दूर जाकर लगी थी। मैं अभी भी दौड़ता ही जा रहा था, तभी अचानक से वहां काले घने धुएं छाने लगे और देखते ही देखते वो काली धुंध इतनी घनी हो गई कि अब कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे कल रात वाली चीखें सुनाई देने लगी, मतलब कि फिर से वही लोग मालगाड़ी से उतरने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी किसी ने मेरा बाजू पकड़कर एकदम से खींचा और एक और पटक दिया। उसने मुझे इतनी जोर से पटका था कि मेरा सिर चकराने लगा था और फिर कुछ मिनट के लिए मैं वहां से हिल तक नहीं सका। फिर जब कुछ देर के बाद जब मेरा सिर चकराना बंद हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मालगाड़ी के अंदर हूं और मालगाड़ी खुल चुकी थी और अब मुझे सामने नीली रोशनी की तरफ बढ़ना था जो मुझसे कुछ ही दूरी पर थी। पर जैसे मैं उस तरफ जाने के लिए उठा कि वहां पर कुछ काली स्याही जैसा एक तरल पदार्थ बढ़ने लगा, जिस वजह से मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था और देखते ही देखते मेरी गर्दन तक आ गया और मैं अभी भी उस रोशनी से काफी दूर था। पर मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। मैं कोशिश करता रहा और जैसे वो काला तरल मेरे सर से ऊपर हुआ वैसे वो नीली रोशनी एकदम से मेरे करीब आ गई। पर तब तक मैं उस तरल पदार्थ में डूब चुका था और उस तरल पदार्थ में डूबते ही मेरी आंखें बंद हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं किसी सुरंग में था जिसके एक छोर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे शरीर पर कई सारे हाथ और पैर उग आए हैं जो अब मुझे उस सुरंग के दूसरी तरफ खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। पर मैंने भी अपना पूरा दम लगाते हुए उस सुरंग की रोशनी वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। पर मैं जब भी 2 कदम आगे बढ़ता तो 1 कदम पीछे हो जाता। पर मैं कोशिश करता रहा और आखिरकार मैं उस सुरंग से बाहर निकल आया। सुरंग से बाहर निकलते ही मेरे वो हाथ पैर जो उग आए थे वो भी गायब हो गए। फिर जब मैंने सुरंग के दाईं ओर लगे बोर्ड को देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उस बोर्ड पर लिखा था कोरबा टनल। मतलब कि अब मैं हमेशा के लिए उस मालगाड़ी के कहर से आजाद हो चुका था, जैसा कि चिंतामणि सर ने कहा था। उसके बाद मैं वहां से किसी तरह निकला और अपने गांव चला गया। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने चिंतामणि सर को अपने गांव बुलाया और फिर जब चिंतामणि सर मेरे गांव पहुंचे तो वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लगा नहीं था कि दूसरी बार भी मैं बच पाऊंगा, पर मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। फिर जब मैंने उनसे उस मालगाड़ी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब पुरुपट्टनम रेलवे स्टेशन नया नया बहाल हुआ था तब वहां काफी भीड़ रहती थी, जहां पर हर तरह के लोग आते थे। कुछ ने तो स्टेशन को कमाई का अड्डा बना लिया था, जिसमें से एक जादूगर था। वो हर रोज ही वहां भीड़ जमाए रखता था, जिस वजह से वहां के तत्कालीन स्टेशन मास्टर से उस जादूगर की बहस हो गई और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन दोनों में मारपीट हो गई। स्टेशन मास्टर काफी लंबा चौड़ा था, जिस वजह से वो जादूगर पर भारी पड़ गया। स्टेशन मास्टर ने उस जादूगर को उठाकर पटरियों पर फेंक दिया और उसी वक्त एक मालगाड़ी उस ट्रैक पर आ गई और उस मालगाड़ी ने उस जादूगर को बुरी तरह से कुचल दिया। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस जादूगर की लाश कभी नहीं मिली, पर वहां पूरी पटरी और उस मालगाड़ी से एक काला तरल पदार्थ निकलने लगा। और दूसरी हैरानी वाली बात ये थी कि अब हर शनिवार ठीक उसी वक्त यानी रात के 1:30 बजे वो मालगाड़ी आने लगी। कहते उस जादूगर ने उस मालगाड़ी को अपनी दुनिया बना लिया है और जो खेल वो लोगों को दिखाता था पुरुपट्टनम के हर स्टेशन मास्टर के साथ खेलता है। ना जाने कितने स्टेशन मास्टर आज भी उसी मालगाड़ी में बंद हैं।
दोस्तों ये सब जानने के बाद मुझे मालूम चला कि सूर्या भी उसी रात से कभी घर नहीं लौटा। उसके साथ क्या हुआ ये कभी पता ही नहीं चला। पर इसके बाद से मैं कभी भी पुरुपट्टनम नहीं गया। कुछ सालों के बाद वो स्टेशन भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, पर वो मालगाड़ी आज भी ठीक रात के 1:30 बजे हर शनिवार को वहां से गुजरती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।